BA BSc पार्ट 3 ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन बात करते हैं भारतीय जलवायु। नया लेसन है। जलवायु की बात करने से पहले अपन बात करते हैं मौसम। यानी मौसम किसे कहा जाता है? किसी क्षेत्र में अल्पकालिक दशाओं को क्या कहा जाता है? मौसम कहा जाता है। अल्पकालिक दशाओं से मतलब होता है जैसे आज अपन ने कह दिया आज सर्दी है, आज गर्मी है, आज वर्षा हो रही है। तो अल्पकालिक थोड़े से समय के लिए जो दशाएं उत्पन्न होती है उन दशाओं को क्या कहा जाता है? मौसम कहा जाता है। और मौसम की औसत दशाओं के योग को क्या कहा जाता है? जलवायु कहा जाता है। यानी किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली अल्पकालिक जो दशाएं होती है, थोड़े समय के लिए जो दशाएं होती है, उन दशाओं को क्या कहा जाता है? मौसम कहा जाता है। और मौसम की औसत दशाओं के योग को क्या कहा जाता है? जलवायु कहा जाता है। भारत के संदर्भ में अध्ययन करें, भारत के संदर्भ में जलवायु किसे कहा जाता है? तो भारत के संदर्भ में जलवायु से कहा जाता है जहां पर मानसूनी पवनों में 6 महीने के अंतराल पे अंतर आ जाता है, उनकी दिशा में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। दिशा में परिवर्तन किस प्रकार से होगा? भारत की स्थिति का अध्ययन करें तो भारत के नीचे वाले भाग में हिंद महासागर की स्थिति पाई जाती है। अब 6 महीने तो पौने किधर चलती है? हिंद महासागर से कहां चलेगी? स्तरीय भाग की ओर। और बाकी के 6 महीने कहां चलती है? स्तरीय भाग से कहां चलती है? जलीय भाग की ओर चलती है। यानी मानसूनी शब्द उन पवनों के लिए लिया जाता है जो कि 6 महीने, ये अरब सागर आ गया और ये कौन सा आ गया? बंगाल की खाड़ी आ गया। अब ये 6 महीने तो पवन जलीय भाग से स्तरीय भाग की ओर चलती है और बाकी 6 महीने किधर चलती है? स्थल से कहां चलती है? जल की ओर चलती है। पृथ्वी पे ये वाला परिवर्तन किस प्रकार से होता है? इस परिवर्तन का अध्ययन में पवनों की दिशा में अंतर किस कारण से आता है? ये वाले अध्ययन की बात करें तो अपने 3 प्रकार की यानी लहर पाई जाती है। बीच वाले भाग का अध्ययन करें तो बीच वाले भाग में भूमध्य रेखा पाई जाती है। ऊपर वाले भाग का अध्ययन करें तो 23.5 डिग्री अक्षांश के पास में कौन सी पाई जाती है? कर्क रेखा पाई जाती है। और नीचे वाले दक्षिणी भाग का अध्ययन करें, ऊपर नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ हो गया, 23.5 डिग्री पे कौन सी पाई जाती है? मकर रेखा पाई जाती है। अब भूमध्य रेखा की बात करें तो भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें 2 बार सीधी चमकती है। 2 बार सीधी चमकने के कारण से यहाँ पर सर्वाधिक तापमान पाया जाता है और सर्वाधिक तापमान होने के कारण से यहाँ पर वर्षा भी क्या होती है? अधिक होती है। तो यहाँ पर सूर्य 2 बार कब सीधा चमकता है? एक बार 21 मार्च को और एक बार 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमक रहा है और भूमध्य रेखा पर सीधा चमकने के कारण से यहाँ पर तापमान क्या होता है? अधिक होता है। जब इस क्षेत्र में तापमान अधिक होगा तो यहाँ पर यानी वायुदाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जैसे भूमध्य रेखा पर वायुदाब कम होगा, दूसरे स्थान से यहाँ पर पवन आएगी और यहाँ पर क्या करेगी? वर्षा करेगी। अतः भूमध्य रेखा पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है और इसी कारण से यहाँ पर सघन पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अतः 0 डिग्री से लेके 5 डिग्री, 0 डिग्री से लेके 5 डिग्री उत्तरी हो चाहे 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश हो, वर्षा की अधिकता के कारण से यहाँ पर सघन वनस्पति पाई जाती है, सघन पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इस 21 मार्च और 23 सितंबर को संपूर्ण पृथ्वी पे 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है। अब मार्च के बाद में सूर्य कहां जाएगा? उत्तर की ओर जाएगा। अप्रैल, मई और जून, 21 जून को सूर्य कहां पर पहुंच जाता है? कर्क रेखा पर। 21 जून को जैसे सूर्य कर्क रेखा पर जाएगा, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें कैसी पड़ेगी? लंबवत पड़ेगी। और सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने के कारण से यहाँ पर तापमान क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। जब इस क्षेत्र में तापमान अधिक होगा तो तापमान अधिक होते ही यहाँ की स्थिति क्या होगी? वायुदाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जैसे यहाँ पर वायु का दबाव कम होगा, दूसरे स्थान से पवन आएगी और यहाँ पर वर्षा करना प्रारंभ कर देगी।
अब जून के बाद में जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में सूर्य कहां पहुंच गया? वापस से भूमध्य रेखा पर। और सितंबर के बाद में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 22 दिसंबर को सूर्य कहां पर पहुंच गया? मकर रेखा पर पहुंच गया। अतः मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी तो वहां पे तापमान क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। लेकिन उसी समय कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण से यहाँ पर तापमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अतः यहाँ तो कौन सी ऋतु हो गई? सर्दी की ऋतु। और यहाँ पर कौन सी ऋतु हो गई? गर्मी की ऋतु। इसी कारण से संपूर्ण विश्व पर, संपूर्ण पृथ्वी के गोलार्धीय भाग का अध्ययन करें तो कहीं पे तापमान अधिक हो रहा है, कहीं पे तापमान कम हो रहा है। इसी कारण से किसका निर्माण होता है? ऋतुओं का निर्माण होता है। अब भारत का अध्ययन करें तो भारत को कर्क रेखा 2 बराबर भागों में बांट रही है। तो जून के महीने में तो भारत में कौन सी ऋतु होगी? ग्रीष्म ऋतु होगी। और दिसंबर में सूर्य यहाँ सीधा चमक रहा है मकर रेखा पे, तो कर्क रेखा पे कौन सी ऋतु होगी? सर्दी की ऋतु होगी। इसी कारण से ऋतुओं में क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। अब अपन बात करते हैं भारत की जलवायु की। जलवायु की बात करने से सबसे पहले अपन अध्ययन करते हैं ऐसे कारक जो कि भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? वैसे भारत को जलवायु का देश कहा जाता है। भारत के संदर्भ में अपन अध्ययन करें तो एक बात फैक्ट होती है, अखबार पढ़ते हैं, अखबार जब पढ़ते हैं तो एक तरफ तो ऊपर वाले भाग में लिखा हुआ आता है असम में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न, और जैसे अखबार के 1-2 पेज पढ़ते हैं लिखा हुआ आता है राजस्थान में सूखा पड़ रहा है। एक स्थान पे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो रही है और दूसरे स्थान पे भयंकर सूखा पड़ रहा है। स्पष्ट क्या हो रहा है? भारत विभिन्न प्रकार की जलवायु का देश है। अर्थात यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है, अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो इस भारत की जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? सबसे पहला आता है उत्तर में हिमालय पर्वत। उत्तरी भाग में कौन सा पर्वत आ जाता है? हिमालय पर्वत आ जाता है, जिसके कारण से भारत की जलवायु सर्वाधिक प्रभावित होती है। किस प्रकार से होगी? भारत की जलवायु का अध्ययन करें तो उत्तरी भाग में जैसे हिमालय पर्वत आता है, ये मानसूनी पवनों को रोकता है और मानसूनी पवनों को रोककर वर्षा करने में सहायता प्रदान करता है। जैसे अपन अध्ययन करें कर्क रेखा भारत के मध्यवर्ती भाग से गुजर रही है। यहां पर तापमान अधिक होगा, तो यहां पर वायुदाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और वायुदाब कम कौन कौन से क्षेत्रों में होगा? एक तो थार के मरुस्थलीय क्षेत्र में होगा, एक हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में होगा, दूसरा इधर वाले भाग में पाकिस्तान में चला जाता है, पाकिस्तान के पेशावर और मुल्तान के पास में चला जाता है। यहां पर वायुदाब कम था, उसी समय हिंद महासागर का अध्ययन करें और ऑस्ट्रेलिया का अध्ययन करें तो यहां पर वायुदाब क्या रहता है? उच्च रहता है। यहां पर वायुदाब उच्च होगा तो यानी यहां से पवन किधर जाएगी? निम्न वायुदाब, क्योंकि पवन हमेशा किधर चलती है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। तो हिंद महासागरीय क्षेत्रों से पवन कहां चलती है? भारत के स्थलीय भाग की ओर चलती है। अब जैसे ही स्थलीय भाग की ओर चलती है, 2 शाखा के रूप में विभक्त हो जाती है, एक शाखा अरब सागर की, दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी की। ये बंगाल की खाड़ी की शाखा, अरब सागर की शाखा सीधी हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से जाकर टकराती है और हिमालय पर्वत वहां दीवार के समान कार्य करता है। और जैसे ये दीवार के समान कार्य करता है, ये मानसूनी पवनें ठंडी हो जाती है, वहां पर क्या कर देती है? वर्षा कर देती है। इसी वर्षा करने के कारण से गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियों के पास से विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। तो हिमालय पर्वतीय श्रेणी के कारण से भारत की जलवायु क्या होती है? प्रभावित होती है। दूसरा अध्ययन करते हैं, राजस्थान का अध्ययन करें तो यहां पर अरावली पर्वतीय श्रृंखला पाई जाती है। यह अरावली पर्वतीय श्रृंखला मानसूनी पवनों के समानांतर होती है और मानसूनी पवनों के समानांतर होने के कारण से यहां से 2 शाखा के रूप में विभक्त हो जाती है। एक मानसून इधर निकल गया, एक इधर निकल गया। इसी कारण से राजस्थान में वर्षा क्या होती है? कम होती है।
तो सबसे पहला तो आता है हिमालय पर्वतीय श्रेणी के कारण से यहाँ की जलवायु में क्या आ जाता है, अंतर आ जाता है। दूसरा आता है दक्षिण की ओर हिंद महासागर। मानसून कहां से आएगा? मानसून में यानी जो वायु आती है उसमें आर्द्रता होनी चाहिए। तो ये आर्द्रता कहां से आती है? हिंद महासागर से आती है। और हिंद महासागर से आने वाली आर्द्रता के कारण से ही भारत में वर्षा होती है। तटवर्ती क्षेत्रों में इस हिंद महासागर के कारण से इन तटवर्ती क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है। और जैसे जैसे अपन आंतरिक भाग की ओर चले जाते हैं वर्षा की मात्रा क्या होने लग जाती है? कम होने लग जाती है। अतः हिंद महासागर वाले क्षेत्र में तो वर्षा क्या होगी? अधिक होगी, तटवर्ती क्षेत्रों में अधिक होगी। लेकिन जैसे जैसे आंतरिक भाग की ओर जाएंगे पवनी अपनी आर्द्रता खो देती है, अतः वहां पर वर्षा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो आंतरिक भाग में वर्षा की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तीसरी बात आती है विषुवत रेखा की निकटता तथा कर्क रेखा का देश के मध्यवर्ती भाग से गुजरना। अभी मैंने कहा था 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी चमकती है। यह कर्क रेखा तो भारत के मध्यवर्ती भाग से गुजर रही है। और विषुवत रेखा या जो भूमध्य रेखा है वो भी भारत की क्या पाई जाती है? पास ही पाई जाती है। 2 बार यहां सूर्य सीधा चमक रहा है और 1 बार सूर्य यहां सीधा चमक रहा है। अतः तापमान अधिक होगा, और जब तापमान अधिक होगा तो बार बार वायुदाब भी क्या होगा? कम होगा। इसके कारण से भी भारत की जलवायु क्या होती है? प्रभावित होती है। और एक आता है देश के अधिकांश भाग समुद्र तल से। भारत के जो अधिकांश भाग हैं वो समुद्र तल से अधिक ऊंचे हैं। अधिक ऊंचाई का अध्ययन करें तो बीच वाले क्षेत्र में दक्षिण का पठार आ जाएगा, उत्तरी क्षेत्र में हिमालय पर्वतीय क्षेत्र आ जाएगा। अतः ये ऊंचाई पर स्थित होने के कारण से यहाँ की जलवायु प्रभावित होती है। क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाते हैं तापमान क्या होने लग जाता है? कम होने लग जाता है। और तापमान कम होने के कारण से वहां की जलवायु प्रभावित होती है। अब अपन अध्ययन करते हैं भारत की ऋतुओं का। तो भारत की ऋतुओं को 4 भागों में बांटा जाता है। वैसे तो ऋतुएं 3 ही है, कौन कौन सी? सर्दी, गर्मी और वर्षा। लेकिन यहां पर 4 क्यों लेते हैं? क्योंकि एक ऋतु अपन मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु भी लेते हैं। तो वैसे भारत की ऋतुओं को 2 भागों में बांटा जाता है। एक आती है उत्तरी पूर्वी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनों का मौसम। और दूसरा जो मानसून आता है वो आता है दक्षिणी पश्चिमी। भारत में जलवायु को 2 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। जो मानसून है एक तो उत्तरी पूर्वी मानसून। उत्तरी पूर्वी मानसून का मतलब होता है पवन स्थल से कहां चलती है? जल की ओर चलती है। पवन किधर चलेगी? स्थलीय भाग से जलीय भाग की ओर चलती है। और दूसरे मानसून को लेते हैं अपन दक्षिणी पश्चिमी मानसून में लिया जाता है, अर्थात पवन किधर चलती है? जल से कहां चलती है? स्थल की ओर चलती है। उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें जो कि कहां चलेगी? स्थल से जल की ओर। और दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें जो कि जल से कहां चलती है? स्थल की ओर चलती है। अब इसमें ऋतुओं को 4 ऋतुएं ली जाती है। एक शुष्क शीत ऋतु, दूसरी आती है शुष्क ग्रीष्म ऋतु। 2 पवनें तो इसमें आ जाएगी, 2 मानसून। फिर बाद में 2 ऋतुएं इसमें आ जाती है। एक वर्षा ऋतु आ जाती है और दूसरी आ जाती है शरद ऋतु। मानसूनी पवनों को 2 भागों में बांटा गया था, उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें और दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें। सबसे पहले आती है शुष्क शीत ऋतु। भयंकर सर्दी पड़ती है और इसका समय रहता है 1 दिसंबर से 15 मार्च। 1 दिसंबर से 15 मार्च का इसके समय रहता है। इसके बाद में
15 मार्च से लेके 10 जून का समय इसमें आ जाएगा। 15 मार्च से लेके 10 जून का समय इसमें आ जाएगा। फिर 10 जून 10 जून से लेके 30 सितंबर का समय इसमें आ जाता है। कौन सी में? वर्षा ऋतु में। 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक का समय इसमें आ जाएगा। अब अपने कौन सा बच गया? कंप्लीट हो गया। इस शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु कहा जाता है। शुष्क शीत ऋतु में 1 दिसंबर से 15 मार्च का समय लिया जाता है। 1 दिसंबर से 15 मार्च का समय लिया जाता है। शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 15 मार्च से लेके 10 जून का समय लिया जाता है। वर्षा ऋतु में 10 जून से लेके 30 सितंबर का लिया जाता है। और शरद ऋतु में 1 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर का लिया जाता है। अर्थात संपूर्ण क्या आ जाता है? पूरा 1 वर्ष हो जाता है। और इसमें मानसून के आधार पर कितनी ऋतुओं को ले रहे हैं? 4 ऋतुओं को लिया जाता है। थैंक यू।